बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिटर्न्स के हवाले से सेकंड वीडियो, इसमें रिटर्न से रिलेटेड बाकी और चीज़ें कि कब फाइल करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसका पहला हिस्सा इज एनफोर्सिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने कानून में कुछ तब्दीली की है जिसके मुताबिक ये कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि जबरन उनको मजबूर किया जा सकता है कि रिटर्न फाइल करें। एक तो रूटीन में जो पनिशमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एफबीआर में इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर्स, जैसे सर्कुलर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस या एसआरओ होते हैं, इस तरीके से एक जनरल ऑर्डर भी होता है। तो ये जनरल ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। और इसमें जनरल ऑर्डर्स के तौर से फॉर पर्सन्स हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बट आर नॉट इन द एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट एक हर साल जारी की जाती है बाय द एफबीआर, जिसमें तमाम वो लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल की होती है उनका जिक्र उसमें होता है। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब रिटर्न फाइल नहीं की है, बट कानूनी तौर पे दे वर लायबल टू फाइल द रिटर्न। तो उसमें क्या हो सकता है, जनरल ऑर्डर में क्या कुछ हो सकता है? नंबर वन, डिसेबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल फोन सिम्स, कि वो सेल कंपनी से कह सकते हैं कि इन बंदों के मोबाइल फोन टोटली बंद कर दिए जाएं, उनकी सिम्स बंद कर दी जाए। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड डिसकंटिन्यूएंस ऑफ गैस कनेक्शन, बिजली के और गैस के कनेक्शन उनके खत्म कर दिए जाएं और उनकी सिम जो है वो ब्लॉक कर दी जाए। और उसके बाद अगर वो शख्स रिटर्न फाइल कर देता है, वेयर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन वाज नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न, यानी कि ये जब काम किया था तो उसके मुताबिक टैक्स वालों के मुताबिक द पर्सन वाज लायबल टू फाइल द रिटर्न बट ही हैज नॉट फाइल द रिटर्न। लेकिन बाद में अगर साबित हो जाता है दैट द पर्सन वाज एक्चुअली नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न, तो फिर एफबीआर या कमिश्नर जो हैं जिसके ज्यूरिस्डिक्शन में ये बंदा फॉल करता होगा, मे ऑर्डर रेस्टोरेशन ऑफ द मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन सिम्स एंड कनेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो इन सब को बहाल किया जा सकता है। फिर बिफोर इंक्लूडिंग ए पर्सन इन जनरल ऑर्डर, it is to be satisfied that notice under section 114(4) was issued and the person has not filed return within the date of compliance mentioned in the notice। वो जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिमांड फॉर रिटर्न कमिश्नर इशू कर सकता है, जिस नोटिस के तवज्जुह से किया होता है उसमें लिखा होता है कि किस तारीख तक होती है। तो ये उसके ये सारे मोबाइल फोन्स, बिजली और गैस डिस्कनेक्ट करने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि उसे नोटिस अंडर सेक्शन 114(4) दिया गया था, और फिर भी उसने अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर ये एक्शन लेंगे। एंड जनरल ऑर्डर कैन नॉट बी इशूड अनलेस द डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस हैज इलैप्स्ड। खाली नोटिस दे देने से बात नहीं होगी, बल्कि इंतजार करेंगे। वो उसमें जो लिखा हुआ था कि 30 दिनों के अंदर आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो जब तक वो 30 दिन पूरे नहीं हो जाते और बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं की है, तब उसके ये कनेक्शंस डिस्कनेक्ट होंगे। फिर अबव रेफर्ड एक्शंस शैल नॉट प्रिक्लूड एनी अदर एक्शन प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स लॉ। ये डिस्कनेक्ट हो जाने से ये मतलब नहीं कि उसकी लायबिलिटीज खत्म हो गई हैं, जो उसने उस पर फाइन्स लगने थे वो खत्म हो गए हैं, जो पेनल्टीज आनी थी वो खत्म हो गई हैं, या जो उसे टैक्स रिकवरी के काम हो सकते थे वो सारे खत्म हो गए। ये एडिशनल काम है, यानी कि वो अपनी जगह पे मौजूद है, जो कानून में लिखा हुआ है कि ये काम उसने करने हैं और ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट कौन सी होगी? कंपनीज की सूरत में अगर कंपनी का टैक्स ईयर एंड होता है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक किसी भी वक्त, तो उसके बाद जो 31 दिसंबर आ रही होगी आफ्टर क्लोज ऑफ द टैक्स ईयर, उस तारीख तक उसने रिटर्न फाइल करनी है, जनवरी से लेके 30 जून तक। तो उसके बाद जो दिसंबर आ रहा है उसकी 31 डेट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न।
और अगर 1 जुलाई से 31 सितंबर तक इसके दरमियान किसी जगह पे इनका टैक्स ईयर खत्म होता है तो 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर खत्म होने के बाद अगला जो 30 सितंबर है, इसका मतलब यह कि बाज़ सूरतों में ये साल का वक्त उन्हें मिल सकता है। ऊपर वाली सूरत में 6 महीने का टाइम है कि 30 जून तक अगर है तो बाई 31 दिसंबर उन्होंने करना है। लेकिन अगर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कहीं एंड होता है तो इसके बाद जो 30 सितंबर आएगा अगले साल उसको रिटर्न फाइल करनी। और इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एओपीज इट इज द 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। सो 30 जून को इनका नॉर्मली साल एंड होता है। इसके बाद जो 30 सितंबर आ रहा होगा दैट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फिर बाज़ का मसला हो सकता है, जैसे कंपनीज का ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर वाला है, अगर उनका 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक किसी दरमियानी पीरियड में एंड हो रहे हैं तो फिर वो इस साल की बात नहीं करते बल्कि अगले कैलेंडर ईयर की बात करते हैं कि ये साल खत्म होने के बाद जो अगला साल उसमें सितंबर आएगा उस तारीख तक ये रिटर्न फाइल करनी। एक्सटेंशन इन फाइलिंग पीरियड दो तरीके से पॉसिबल है। वन इज द एक्सटेंशन बाय द एफबीआर एंड द अदर वन इज द एक्सटेंशन बाय कमिश्नर। एफबीआर ने जो एक्सटेंशन करनी है it is applicable to all taxpayers or all taxpayers of a class or of the area। वो जब एक्सटेंशन कर रहे होंगे तो उसमें मेंशन होगा कि ये पूरे मुल्क पे अप्लाई होती है या पर्टिकुलर एरियाज पे अप्लाई होती है या पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्सपेयर्स पे अप्लाई होती है। जो उसमें लिखा होगा उस हिसाब से ये सब के लिए होगा, किसी एक के लिए एफबीआर एक्सटेंड नहीं करता। सो एफबीआर मे कंडोन एंड एक्सटेंड एनी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन द लॉ। कानून में जहां जहां भी कोई टाइम लिमिट लिखी हुई है एफबीआर के पास इख्तियार है कि उस टाइम लिमिट को कंडोन कर सकता है या उसे एक्सटेंड कर सकता है। एफबीआर में एक्सटेंड टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और एनी अदर स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट। जौन जौन से भी कानून में लिखी हुई है कि फलां डॉक्यूमेंट रिटर्न फाइल करनी है, स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन इज ग्रांटेड थ्रू ए सर्कुलर and generally is applicable to all taxpayers or a particular class taxpayers specified in the circular। And FBR may empower any commissioner or chief commissioner, CCIR, chief commissioner in Inland Revenue, to exercise this power of FBR in any case or class of cases। तो FBR चाहे तो अपने ये इख्तियारात डेलीगेट भी कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को। अब दूसरी है एक्सटेंशन बाय कमिश्नर। ये जो कमिश्नर ने एक्सटेंड करनी है ये पर्टिकुलर टैक्स पेयर के हवाले से होनी है एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर होनी है। एफबीआर सबके लिए या किसी एक एरिया के तमाम टैक्स पेयर के लिए या एक क्लास के तमाम टैक्स पेयर्स के लिए एक्सटेंड करता है, वो किसी एक बंदे के हवाले से नहीं करता। दिस इज एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर और वो उस बंदे की एप्लीकेशन पे होगा और इस एप्लीकेशन में उसने ग्राउंड्स भी बतानी है कि किन रीजंस की बिना पे मैं ये टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा तो इसमें एक्सटेंशन दी जाए। इट इज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, इट इज सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर और एनी अदर रीजनेबल कॉस्ट विच इज एक्सेप्टेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज। नॉर्मली ये जो एक्सटेंशन है इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। नॉर्मली इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कमिश्नर चाहे तो इससे लॉन्गर पीरियड के लिए भी कर सकता है। और नॉर्मली क्या होता है कि मजीद 15 दिनों के लिए होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, लेकिन इसमें लिमिट नहीं है कि कितनी लॉन्गर पीरियड के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है, बट इट इज ऑन दी एप्लीकेशन। अब अगर टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन दी टू द कमिश्नर और कमिश्नर ने उसको जवाब ही नहीं दिया या उसने एक्सटेंड ही नहीं की या एक्सटेंशन रिफ्यूज कर दी है या उसे जवाब ही नहीं दिया और एक्सटेंशन की जरूरत है, then the taxpayer may apply to the chief commissioner for extension or further extension and chief commissioner may grant extension for 15 days या longer period के लिए भी कर सकता है। वो जो मुनासिब समझे हालात की रोशनी में उस पीरियड के लिए भी ये एक्सटेंड कर सकता है। So extension in filing period by FBR for all taxpayers for all taxpayers of a particular class or of a particular area
जबकि कमिश्नर जो है ये किसी एक टैक्स पेयर की एप्लीकेशन पे ये काम करते हैं, और अगर कमिश्नर ने ये इजाजत ना दी हो तो चीफ कमिश्नर को अप्लाई किया जा सकता है और वो इसे एक्सटेंड कर सकता है 15 दिनों के लिए या उसे मजीद मुद्दत के लिए। नाउ कम्स वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट जो है और इसके साथ एक और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? इट इज बैलेंस शीट, और आप जानते हैं बैलेंस शीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो डेट ऑफ लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर है, जैसे जनरली इट इज 30 जून, उस तारीख की उसने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। उसमें क्या होगा, इसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है और नेट वेल्थ कितनी है। और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है कि पिछले साल की क्लोजिंग वेल्थ कितनी थी, इस साल उसने कितनी इनकम जनरेट की, क्या खर्चे पे किए, अब एंडिंग उसकी जो वेल्थ है वो इससे मैच करनी चाहिए जो उसने वेल्थ स्टेटमेंट में बताई है। दिस इज नोन एज वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड दीज आर टू बी फाइल्ड ओनली बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। इसका मतलब एओपीज एंड कंपनीज ने ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी। और किन इंडिविजुअल्स ने फाइल करनी है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। और कब फाइल करनी है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज रिटर्न ऑफ इनकम। सो हर इंडिविजुअल रेजिडेंट ने जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है तो उस वक्त उसने अपनी जो है वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी। देन एवरी मेंबर ऑफ एन एओपी, उसने भी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। कब? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एओपी। जिस वक्त एओपी की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल हो रही होगी उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द मेंबर्स और पार्टनर्स ऑफ एओपी वो भी फाइल करनी। These statements shall accompany the return of income of the individual or the AOP of which he is a member. And provisions relating to extension of return of income shall also apply on filing of wealth statement. So अगर आपने रिटर्न फाइल करने की डेट में एक्सटेंशन ले ली है तो फिर नेचुरली जो उसके साथ ये वेल्थ स्टेटमेंट जानी है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जानी है, इसमें भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो जाएगी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इकट्ठी सबमिट करनी होती हैं। सो एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मीन्स आल्सो द एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट एंड द वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो जब रिटर्न रिवाइज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज हो जाएगी। इसके लिए अगर कोई ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द वेल्थ स्टेटमेंट या वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। और जब आपने रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है तो उसके साथ रीजंस भी देनी है कि किन रीजंस की बिना पे आप इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। इट मे बी रिवाइज्ड within 5 years from the due date of filing of return for the relevant tax year। 5 सालों तक, जैसे रिटर्न ऑफ इनकम आप 5 सालों तक रिवाइज कर सकते हैं, इस तरीके से वेल्थ स्टेटमेंट भी 5 सालों तक रिवाइज कर सकते हैं। यह एट एनी टाइम बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट अंडर सेक्शन 122(9) फॉर द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। इसमें क्या होता है कि जब कोई गलती टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ ली हो इन द रिटर्न और इन द वेल्थ स्टेटमेंट, तो फिर टैक्स पेयर के पास उसे रिवाइज करने का राइट खत्म हो जाता है। अब कमिश्नर उसको रिवाइज करता है, विच इज नोन एज अमेंडमेंट इन असेसमेंट। असेसमेंट हो चुकी होती है, उसको फाइनलाइज किया जा चुका होता है, अब उसको विजिट करते हैं, रीओपन करते हैं, और रीअसेसमेंट या जिसे हम अमेंडेड असेसमेंट कहते हैं वो इस पे आ जाती है। तो अगर ये नोटिस इशू हो गया तो फिर टैक्स पेयर के पास अपनी रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करने का इख्तियार खत्म हो जाता है। उससे पहले पहले ये जब चाहे उसको रिवाइज कर सकते हैं। और कमिश्नर, एक दफा रिवाइज हो भी चुकी हो, कमिश्नर मे डिक्लेयर रिवीजन एज वॉइड इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन that it was not made for correcting a bona fide omission or wrong statement। अगर वो समझता है कि जो रीजंस बताई थी वो गलत थी या इसका मकसद इन गलतियों को दूर करना नहीं था बल्कि कुछ और मकसद था,
तो ऐसी सूरत में वो चाहे तो रिवाइज्ड स्टेटमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब अगर किसी टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल नहीं की होती तो उसे नोटिस देके उससे रिटर्न मंगवा ली जाती है। अब अगर किसी ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो उससे भी कमिश्नर नोटिस देके ये वेल्थ स्टेटमेंट मंगवा सकता है। और अच्छा, कमिश्नर चाहे तो किसी भी पर्सन से, मे रिक्वायर एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, उसका टैक्स पेयर होना लाजम नहीं है। कोई बंदा भी जो है उससे वेल्थ स्टेटमेंट मंगवाई जा सकती है, और उस वेल्थ स्टेटमेंट में जो मंगवाई जाएगी उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, ये पर्टिकुलर डेट की बात होती है या पर्टिकुलर पीरियड की बात होती है जिसके हवाले से ये बात करते हैं, तो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देन टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ स्पाउस, माइनर, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स, उसकी अपनी और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, स्पाउस हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, उनकी मंगवाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई मेजर चिल्ड्रन है तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल इस बंदे से नहीं मंगवाई जा सकती। देन एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय हिम टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, कोई एसेट किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी को बेच दिया, या कोई नया एसेट आ गया, एसेट्स में किसी भी किस्म की मूवमेंट है ये भी उससे होती है। एंड द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, इन लोगों ने जो खर्चे की, क्योंकि नेट वेल्थ तो वही होती है ना कि एसेट लायबिलिटीज के बाद जब आप देखते हैं कि खर्चे क्या किए तो बाकी जो कुछ बचता है दैट इज योर वेल्थ। एंड इस सब को रिकंसाइल करने के लिए वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वो चीजें हैं जो कमिश्नर नोटिस देके किसी भी बंदे से ये मंगवा सकता है। जब ये पनामा लीक्स का चक्कर बना तो उसके बाद कानून में कुछ तब्दीली की गई और इसके मुताबिक जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनसे कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन मांगने की बात की गई, एंड दैट इज फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। और ये किन लोगों को नोटिस दे कि उनसे मंगवाई जा सकती है या किन को पाबंद कर दिया गया कि उन्होंने ये काम करना है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज फॉरेन इनकम इज $10,000 और मोर, ये एनुअल बात हो रही है, या उसके फॉरेन एसेट्स $100 मिलियन या उससे ज्यादा के हैं, तो दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। सो हर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी फॉरेन इनकम $10,000 से ज्यादा है या 10,000 या उससे ज्यादा है, या फॉरेन एसेट उसका $1,00,000 या उससे ज्यादा का है, तो उससे ये स्टेटमेंट फाइल करनी है। और इस स्टेटमेंट में क्या चीजें होंगी? टोटल फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और इसके लिए कंसिडरेशन क्या वसूल की है वो भी उसमें मेंशन करनी है, एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द डिटेल्स ऑफ फॉरेन इनकम, total expenditure incurred during the tax year, and the expenditure incurred wholly and necessarily for the purpose of deriving that foreign income. ये डिटेल्स भी उसने सबमिट करनी है। अगर कोई फॉरेन इनकम है कि उसके हवाले से ये है क्या है, इस पे एक्सपेंडिचर कितने हुए, और उसके बाद इस इनकम को अर्न करने के लिए क्या कुछ खर्च किया, ये चीजें उसने अपनी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट में देनी। और अगर उसने ना दी हो तो जैसे रिटर्न मंगवाने का राइट कमिश्नर के पास है, इसी तरीके से सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 116A जो है उसके मुताबिक कमिश्नर को ये राइट हासिल है कि वो जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट फाइल करनी थी और उसने फाइल नहीं की, उससे नोटिस देके उससे ये स्टेटमेंट मंगवा सकता है। और अगर ऐसा नहीं करता तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज in non-compliance of notice under section 116(2) is an offense punishable with imprisonment up to 1 year or fine up to ₹5 million, या ये दोनों सजाएं बैक वक्त भी हो सकती हैं। सो 1 साल तक की कैद हो सकती है और 5 मिलियन तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये दोनों सजाएं अलग-अलग भी हो सकती हैं और ये इकट्ठी भी हो सकती हैं।
और इसी तरीके से अगर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो पेनल्टीज भी है। द पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 2% of the foreign income or value of the foreign assets for each year of default। तो 2% के हिसाब से उससे पेनल्टी भी ली जा सकती। मेथड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कॉमन ये 4 हैं: बाय पोस्ट, बाय कोरियर सर्विस, बाय पर्सनल डिलीवरी, और या कंप्यूटराइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द रिटर्न। और इसके लिए यूज आपने जो एपीआर का सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना है। इस वक्त मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है इसके लिए अब कुछ पाबंदी कर दी गई कि एवरी सैलरीड इंडिविजुअल शेल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, वो जिसकी 75% से ज्यादा इनकम फ्रॉम सैलरी है तो दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। देन इन लोगों पे भी लाजम हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है रिटर्न, या टैक्स विद होल्डिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने टैक्स विद होल्ड किया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अंडर सर्टन सेक्शंस ऑफ द लॉ सर्टन पर्संस आर रिक्वायर्ड टू withhold the tax from the transactions। तो उन्होंने टैक्स विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी होती हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली करनी है। किन्होंने? कंपनी ने, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे आर नॉट टैक्सेबल। प्रैक्टिकली क्या है कि उन्होंने टैक्स विद होल्ड किया होता है फ्रॉम सर्टन ट्रांजेक्शन विद द अदर पीपल, तो उसके हवाले से स्टेटमेंट फाइल करनी है। देन ए सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, उसने भी ऐसे ही करना है, एओपी ने करना है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए क्या है कि अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन या उससे ज्यादा है, या उसकी टर्नओवर जो साल की सेल्स हैं वो 50 मिलियन से ज्यादा हैं, तो इन सूरतों में उसे इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी है। और नॉन कंपनी टैक्स पेयर्स हु इज क्लेमिंग रिफंड, अगर किसी ने रिफंड क्लेम करना है तो उसे ये रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस हो जाती है तो ऐसी सूरत में कानून ये कहता है कि डिसकंटिन्यूएंस के 15 दिनों के अंदर अंदर द पर्सन हैज टू इन्फॉर्म टू द कमिश्नर एंड फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न ऑफ इनकम उसने फाइल करनी होती। और अगर उसने फाइल ना की हो या कमिश्नर के पास रीजंस मौजूद हैं टू बिलीव दैट ईदर द पर्सन हैज डिसकंटिन्यूड द बिजनेस और इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड, तो ही में इशू ए नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और इसमें डेट दी होगी कि किस तारीख तक ये रिटर्न फाइल करनी। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर विद इन ड्यू डेट या एक्सटेंडेड डेट में आप पेनल्टी आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो कहते हैं कि हायर ऑफ 0.1% of tax payable and it is maximum up to 50% of the tax payable in that tax year or rupees 1000 per day। रिटर्न फाइल ना करने की ये सजा है। और फिर दूसरी तरफ ये तो अपनी जगह पे इन दोनों में से जोन सी हायर है वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते रहेंगे, लेकिन फिर दो उसकी लोअर एंड अपर लिमिट्स लगा दी कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो मिनिमम कर दिया कि सैलरीड इंडिविजुअल है तो कम से कम 10,000 रुपए उसने ये फाइन देना है, और बाकी तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए मिनिमम 50,000। सो जो 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल या ₹1000 पर डे विच एवर इज हायर की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बहरहाल मिनिमम उसने 10,000 रुपये फाइन देना है अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, और बाकी तमाम लोगों ने मिनिमम 50,000 रुपये देने। और मैक्सिमम पेनल्टी जो है शेल बी अप टू 200% ऑफ द टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल क्या होता है? जो कानून के मुताबिक टैक्स डिटर्मन हो चुका हुआ है या जो हो जाना है, ठीक है ना। रिटर्न फाइल करेगा तो उसके नतीजे में जो टैक्स उसका बनता है दैट विल बी द टैक्स पेएबल। सो मैक्सिमम अप टू 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ये पेनल्टी होगी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, कुछ सूरतों में
रिडक्शन इन पेनल्टी होगी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी रिड्यूस्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 3 months आफ्टर द ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट। अगर 3 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं तो फिर पेनल्टी कम होगी। कितनी कम होगी? विद इन 1 month अगर आप करते हैं तो 75% ऑफ द पेनल्टी। इसका मतलब हमने सैलरीड इंडिविजुअल का पढ़ा कि मिनिमम 10,000 है, तो 10,000 का 75% जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब 25% देना है, 10,000 की बजाय वो 2,500 देगा। लेकिन 1 महीना तो गुजर गया, 2 महीने के अंदर पे करता है तो 50% हो जाएगी, जो 10,000 की बजाय वो 5,000 पे हो जाएगी। और 3 महीने के अंदर करता है तो 25%। इस सूरत में 75% उसने पे करनी है। पहले महीने अगर वो कर देता है तो 25% ऑफ द पेनल्टी पे करनी है, दूसरे महीने करता है तो 50% ऑफ द पेनल्टी पे करनी है, और अगर तीसरे महीने फाइल करता है तो फिर 75% ऑफ द पेनल्टी पे करनी है। और बाकी अगर 3 महीने के बाद है तो वो जो हमने वहां पढ़ा हुआ है वो सारी की सारी प्रोविजन उस पर अप्लाई हो जाएगी। फिर रिटर्न फाइल ना करने के एक और इम्पैक्ट भी है, एक और मसला भी है उसका, और वो क्या है कि अगर फॉर ए टैक्स ईयर अगर उसने ये नहीं की, ए पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एनी लॉस फॉर दैट टैक्स ईयर। The person shall not be issued refund during the tax period in which he is not included in active taxpayer list। मतलब है कि उसका रिफंड बनता था लेकिन उसको नहीं मिलेगा। And shall not be entitled to additional payment for delayed refund under section 171। इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उसे रिफंड मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो फिर उस पर एडिशनल पेमेंट की बात होती है। तो कहते हैं कि अगर वो इस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर दैट पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एडिशनल पेमेंट इन केस ऑफ डिले इन रिफंड। और अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करना है बाद में, जब ये लिस्ट इशू हो गई, ए पर्सन हु फाइल्स रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट शैल बी इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग सरचार्ज। और ये क्या है? कंपनी की सूरत में 20,000 रुपये पे करने हैं, एओपी की सूरत में 10,000 पे करने हैं, और इंडिविजुअल की सूरत में 1,000 रुपया पे करना है, तब उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाएगा। सो पेनल्टीज अपनी जगह पे, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स पे करना है, और डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना है, और उसके बाद ये फीस पे करनी है, तब उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाएगा। सो इसके साथ ही हमारे आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके साथ ही रिटर्न्स के हवाले से जो इनकम टैक्स लॉ की प्रोविजंस हैं वो कंप्लीट होती हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे अगली फेज़ में जाएंगे, दैट इज़ असेसमेंट और पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।